निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया है। 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर लगेगा 22% टैक्स। गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर भी 30% का टैक्स लगेगा। इस बार बजट में क्या कुछ खास रहा? छोटे टैक्स अपराधों पर अब सजा नहीं, केवल जुर्माना। अकाउंट्स ना दिखाने पर भी अब जेल नहीं। ये कुछ राहतें हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आपको दिए हैं। टैक्स प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क पर भी अब जुर्म और सजा में राहत दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको टैक्स प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क और भी बेहतर होगा। अनिवासी को 5 साल की आयकर छूट मिलेगी। टोल भी निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि ITR 1, ITR 2 वाले लोग भर सकते हैं रिटर्न। 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न। राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ का अनुदान दिया गया है। 4.5% के नीचे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा होगा और 2026-27 में 4.3% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा किया गया है। तो शिवानी देखिए, इस बार के बजट को लेकर काफी ज्यादा इंतजार हो रहा था कि बड़ी घोषणाएं होंगी, योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और देखना होगा कि लोगों को यह बजट कितना पसंद आया है। बिल्कुल माधुरी, देखिए इस बार का जो ये बजट है, जितना हमारी समझ में आ रहा है, बहुत मैं कहूंगी जेनजी कोडेड बजट है। उनकी समस्याओं पर खास ध्यान दिया गया है, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया गया है और जैसा कि आपने भी कहा माधुरी, कई तरीके की चीजों का जिक्र किया गया है जो इस बजट में मैं कहूंगी कि काफी बेहतर है। और टैक्सेशन में कहां राहत और कहां राहत नहीं मिली है, इस पर तो हमारे साथ मेहमान का पैनल जुड़ेगा, अर्थशास्त्री हमें बेहतर बताएंगे। हालांकि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है और सेमीकंडक्टर की दिशा में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ते रहना चाहता है और इस दिशा में इसको और बढ़ोतरी देने के लिए, इसको और रफ्तार देने के लिए सरकार भी तैयारी कर चुकी है। इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान साफ तौर पर कहा कि भारत को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर हमें और जोर देना होगा। इसके साथ किसान, SC/ST, घुमंतु जनजाति, महिलाओं और युवाओं का भी जिक्र रहा। इस टैक्स में बायो फार्मा पर फोकस किया है और युवा शक्ति फोकस्ड बजट इसको बताया है निर्मला सीतारमण ने। बिल्कुल शिवानी, क्योंकि इस बार जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा वो है एक्सपोर्ट पर किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पर किया जाएगा और उसी के मुताबिक ये बजट पेश हुआ है। और बता दें, आपको देखना होगा कि आम आदमी को ये बजट कितना पसंद आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बजट पेश होता है तो सेक्टर्स में तो बदलाव की उम्मीद होती ही है। सेक्टर्स के लिए क्या सौगातें होंगी इसकी तो उम्मीद की ही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी रहती हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की टिकी रहती हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये बजट कैसा रहा है। हमारे साथ अमिताभ कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। अमिताभ जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है। इस बजट के पेश होने से पहले बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी। अब क्योंकि बजट पेश हो चुका है तो आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बजट जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा व्यापार जो है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर के बहुत केंद्रित नज़र आ रहा है। खर्चों पर नियंत्रण की बातचीत भी की जा रही है। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और भी कई देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उस लिहाज से देश में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोशन, तीसरा एक्सपोर्ट को अधिकतम जो है वो उसको जगह दी जाए, उसको प्रमोट किया जाए उसके लिए, और इसके साथ साथ रोजगार, आपने देखिए कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इसमें इन सब चीज़ों को लेकर के इस पर बातचीत ज़्यादा की गई है। और पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा है कि आम जनता भी इस बात का इंतज़ार नहीं कर रही थी कि इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से एकदम ज़बरदस्त छूट ऑलरेडी मिल चुकी है
तो शायद किसी भी बजट का पहला बजट ऐसा लगा मुझे कि किसी ने इस पर चर्चा भी नहीं की कि हमें इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगी, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार जनता को रहता है। इसके अलावा आप देखिए, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, किसानों को प्रमोट करने के लिए, मजदूरों को प्रमोट करने के लिए और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लाने के लिए, रोजगार विकास के लिए, उसके लिए इसमें काफ़ी व्यवस्थाएं मुझे दिख रही हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बेहतरीन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा अपोजिशन है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगी कि इसकी आलोचना हम किस तरीके से करें, कहाँ से करें। ऐसे कोई बिंदु अब वो तलाश रहे होंगे, जो कि बहुत मुझे मुश्किल लगता है कि इसमें कुछ आने वाला है। बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो बजट है इसको मैं कहूंगी कि विजन 2047 जो है, विकसित भारत 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बजट कहीं ना कहीं जैसा कि चर्चा हो रही थी, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही लगा। भारत को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इस बजट में, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भारत में पिछले कुछ बजट से हम लगातार देखते आए हैं, लेकिन इस बार जो अलग रहा बजट में वो ये रहा कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की हर एक परिप्रेक्ष्य में बहुत चर्चा रही और महिलाओं को लेकर भी ये बजट कहीं ना कहीं खास रहा। ऐसे मोटे तौर पर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपके लिए किसी लॉलीपॉप का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन आपको बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश जरूर है। फिर चाहे हम गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात कहें जो सरकार ने की है हर जिले में, या फिर महिलाओं को भी स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात कही जाए। धीरज कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, IT विशेषज्ञ हैं, कंप्यूटर साइंस के खासी जानकारी रखते हैं। बहुत स्वागत है पहले आपका नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर कंपनी जितनी भी हैं उनको एक स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है, और इस तरह से स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है कि 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक का बजट उनके लिए देने की बात हो रही है। एज वेल माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, इन सब पर किस तरह से एक इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करते हुए कैसे AI मिशन को आगे लेके जाया जाए। तो इस पर जो चर्चा हो रही है, ये मतलब देखा जाए तो काफी अच्छा बजट में प्रावधान है। इससे IT इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। वैसे भी भारत अगर IT इंडस्ट्री में देखा जाए तो टॉप पर तो है ही। तो जितने भी मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सबसे ज्यादा पूरे भारत के ही निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है पिछले कई दशकों की कि अदर कंट्रीज इसमें आगे बढ़े और अपना भारत पीछे रह गया। MSME और ये जो सूक्ष्म उद्योग को जितना बजट इन्होंने जो पास किया और IT से मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो प्रयास किया गया है, अगर उसको मैं अगर देखूं तो मैं ये कहूँगा कि ये भारत की ग्रोथ का असली मॉडल है, क्योंकि यहीं से भारत की ग्रोथ स्टार्ट होनी है। क्योंकि अगर हम IT को हटा देते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हटा देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स को नहीं लेकर आते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से एसोसिएट करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि भारत की ग्रोथ आगे बहुत ज्यादा हो पाएगी। और इससे क्या होगा कि आज जो अपना जो स्टूडेंट है जो कि IT फील्ड से बहुत कुछ कर रहा है, जो फॉरेन भाग जाता है, IT को मेन स्ट्रीम लाइन में लाने से वो सारा स्टूडेंट पुनः इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा। और ये अच्छी बात है, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से जोड़ना और उसके लिए प्रावधान देना IT इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ उसको बाइंड अप करना। सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर 2.0 के लिए बहुत अच्छे बजट का ऐलान हुआ है और इस पर फोकस भी किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर भारत लगातार बढ़ भी रहा है। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हमने कितनी उन्नति हासिल की है? और इसके साथ माधुरी, एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी जो कि आज के बजट में मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खास मुझे लगी ये चीज, ये रहा प्राइवेट डेवलपर्स को लेकर। प्राइवेट डेवलपर्स का जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया और एक खास तरीके का प्रावधान करने की बात कही है, जिसको हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, जिसके तहत वो एक बार फिर से जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको उनके लिए फंड आवंटित करने की बात की गई है ताकि आप वो रिस्क ले। भारत के लिए ये कितना जरूरी था मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडियाज बहुत है हमारे युवाओं के पास, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन का रास्ता थोड़ा जटिल है। देखिए, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में इस समय भारत में बूम आ रहा है। मैं छोटे छोटे कुछ MSME के कुछ लोगों को जानता हूं जो PCB डिजाइनिंग के लिए वर्क करते हैं और छोटे छोटे से वो बड़े बड़े माइक्रो प्रोसेसर्स को डिजाइन करने के लिए प्रयास करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि
आज अगर एमएसएमई में इसका प्रोविजन किया जा रहा है तो छोटे छोटे इन्वेस्टर उसमें आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन उसमें आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी एक अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के लिए चिप डिजाइनिंग के लिए, चिप के फील्ड में बहुत जरूरी है, वो सारा जल्दी ही ट्रैक तैयार होगा। और मुझे नहीं लगता है कि 4 से 5 साल से ज्यादा लगेगा जब ये ट्रैक पूरा भारत में तैयार हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो आज आउट ऑफ इंडिया है वो भी भारत आने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बिजनेस में जो इजीनेस नहीं थी इस वजह से वो नहीं आ पाता था, लेकिन यहाँ उसको चांस मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बूम अप करना ये बहुत बड़ी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बूम अप करना ये बहुत बड़ी बात है, और ये भारत के ग्रोथ का मॉडल है। इंडिविजुअल की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन भारत के ग्रोथ का मॉडल है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें थी, और क्योंकि हम 3 से 4 दिन से चर्चा भी कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो फोकस रखा जाएगा वो एक्सपोर्ट पर ही रखा जाएगा, क्योंकि 2047 के विज़न को लेकर भारत सरकार आगे बढ़ रही है और उसी विज़न के हिसाब से ये बजट नज़र आ रहा है। अमिताभ जी, ये बजट पेश किया गया और 2047 के विज़न का ध्यान रखा गया है, जो एक्सपोर्टेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इस बजट में, क्या लग रहा है कि ये जो क्योंकि टैरिफ का भी जिक्र किया, निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने टैरिफ का भी जिक्र किया कि जो कंजप्शन टैक्स लगता है, जो टैरिफ लग रहा है, उन सबको ध्यान में रखकर ये जो बजट है वो लाया गया है, तो इसे किस लिहाज से आप देख रहे हैं? नहीं, सरकार का पूरा जोर है एक्चुअली एक्सपोर्ट को। अब जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे, जितने अब द्वार हमने खोल दिए हैं, पहले बड़ा लिमिटेड होता था, कुछ एक देशों को जा रहा होता था, और उसमें भी टैरिफ को लेकर के बहुत हमेशा विवाद होता रहता था, और हमारे लोग जो है ज़्यादा सामान नहीं बेच पाया करते थे। अब जब हम अकेला यूरोपियन यूनियन है, 27 से 30 देशों में हमारा जो है वो मार्ग खुल गया है, और होगा इसका ये फ़ायदा कि जब टैरिफ फ्री होगा तो हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हमारा जो माल है वो बहुत कम खर्च में वहाँ पहुँच जाएगा और बिकेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं होने से दूसरे देशों को हम कंपटीशन दे पाएंगे, उनके मुकाबले हम बेहतर कर पाएंगे। और भारत के कपड़ों की जैसे जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से जाते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, महंगा होने की वजह से वो ज़्यादा नहीं बेच पाते थे, अब वो अवसर मिलेगा। और कई देशों में, अब अरब के देशों में हमारा खुल गया है, और अमेरिका के साथ भी लगभग कल रात की बात है, मेरे ख्याल से पीयूष गोयल जी का बयान आया था कि ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल हैं, और वहाँ पे भी जो है वो टैरिफ का जो संकट जो आया हुआ है हमारे ऊपर वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत को छोड़ करके चलना आने वाली दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। ऐसे संकट की स्थिति में भी भारत जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास करता हुआ देश है, सबसे ज़्यादा तेज गति से उसका अर्थव्यवस्था उसकी चल रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी गति है, तो वो हमें छोड़ नहीं सकता। उस लिहाज से निश्चित रूप से निर्यात को हमें बहुत महत्व दिया गया है और देना भी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार इसके लिए कुछ इंटीग्रेटेड व्यवस्थाएं ऐसी करे कि जो निर्यातक हैं, खास करके जो नए निर्यातक हैं, उनके लिए ऐसे हाउसेस बनाए जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनको निर्यात में पूरा समर्थन मिले, क्योंकि वहीं पर जो हमारे जो प्रशासनिक जो ढांचा है हमारा, वो अभी भी बहुत बाधाएं पहुंचाता है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि इस बार जो फोकस रखा गया है वो योजनाओं पर रखा गया है, और जो बजट पेश किया गया है उसे समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से आने वाले समय में भारत की जीडीपी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा इस बजट का। शिवानी, जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि ये बजट कितना खास रहने वाला है। बहुत फोकस किया गया है, चाहे वो टेक्सटाइल हो। माधुरी, मैं कहूंगी कि जैसा कि अभी अमिताभ जी डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं दुनिया भर के तमाम देश ग्लोबलाइजेशन के जिस दौर में हम रह रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि भारत का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है वो कई महत्वपूर्ण देशों के साथ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में इस बजट में इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि ये जो खाई है इसको कैसे भरा जाए, इसको कैसे छोटा किया जाए, ताकि विकसित भारत 2047 जिसकी हम बात कर रहे हैं, केवल उस क्रम में हमारे देश के भीतर ही बदलाव देखने को ना मिले, बल्कि ग्लोबली भी भारत जिस तरीके से अपने आप को वैश्विक पटल पर सशक्त बना रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है, और बेहद खास है इस लिहाज से भी। और आम बजट है तो आम जनता की क्या राय है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, और एक बार रुक कर लेते हैं। आगरा से हमारे साथ नरेश धाकरे बने हुए हैं, और फिरोजाबाद से धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए, मेरे दो सहयोगी, उनका रुक कर लेते हैं माधुरी, और देखते हैं कि आम बजट से
आम जनता कितनी खुश है, क्या उनके मन में है। और इसके बाद रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लौट के आते हैं, पहले आम जनता के मन को टटोल के, उसके बाद इनसे भी बातचीत की जाएगी। नरेश ठाकरे जी, नरेश ठाकरे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम बजट पेश किया गया है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आम जनता को, क्योंकि आम बजट आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहा है और इस बजट को आम जनता कैसे देख रही है, क्योंकि आपके आसपास कई लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की भी कोशिश करिएगा। देखिए माधुरी, बिल्कुल आपको बताते चलिए कि साल 2026 का जो बजट पेश हुआ है, इसको लेकर के कई दिनों से लगातार जो चर्चाएं चल रही थी और लोगों को ये इंतजार था कि जो वित्त मंत्री हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो बजट पेश करेंगी, और इसको लेकर के जो लोग हैं वो लगातार चर्चाएं करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। वहीं अगर हम बात की जाए बजट की, तो बजट पेश हो चुका है। इस थोड़ी जगह बता देना। नरेश जारी रखिएगा। बिल्कुल, तो देखिए माधुरी, जिस तरीके से बजट को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, बजट आ चुका है, लोग तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, इनके जो मन की जो नब्ज है उसे हम टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये बजट से कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और इस बार क्या बजट में बेहतर रहा है। क्या नाम है आपका? योगेश बघेल। योगेश जी, बजट आ चुका है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये बजट हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय जो बजट हमारे जो पेश किया है, ये बजट आम जनता के लिए राहत देने वाला बजट है। इस बजट में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से दवाएं और विदेशी टूर हो और जैसे कई सारी चीजें हैं उनको सस्ता करने का वो किया है इस बजट में। इन चीजों से जनता को राहत मिलेगी और हम लोगों को भी राहत देने का वाला बजट है। कैसे देखते हैं बजट को? बहुत ही अच्छा बजट है केंद्र सरकार के द्वारा, और वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं वो समझती है सब चीज़ों को। उनकी जो पूरी टीम है, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें सबसे पहले जो उन्होंने हर जिले के अंदर। ठीक है, तो नरेश, आगरा में तो जनता इस बजट से बेहद खुश नजर आ रही है। माधुरी, अब जरा फिरोजाबाद से भी जान लेते हैं, हमारे साथ लगातार धर्मेंद्र बने हुए हैं वहां से। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद की जनता आम बजट से कितनी संतुष्ट है? जी, आपको बता दें तो भारत सरकार का एक लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रविवार के दिन इसका जो बजट पेश किया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से मेरे पीछे तमाम ऐसे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि कांच कारोबारी है, ग्लास कारोबारी का काम है करते हैं, उसके शिक्षक भी है, मेरे साथ में तमाम ऐसे युवा लोग भी हैं यहाँ जो मजदूरी का भी काम करते हैं। तमाम लोगों से मैं बात कराऊंगा। तो को बता दूं, जिस तरह से आज भारत का जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो बहुत ही बेहतरीन था। और इससे बताया जा रहा है कि एमएसएमई में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का मौका मिलेगा अब भारत को। और दूसरी बात यह कि 282 का कायाकल्प भी होना है और आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है, बहुत सराहनीय कदम है। और बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत सारी उम्मीदें रही हैं आम जनता की, और आम जनताओं की उम्मीद, और कहीं फिरोजाबाद की बात कर ले या फिर आगरा की बात कर ले, जो आम जनता है वो संतुष्ट भी नजर आ रही है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेंगे कि डिफेंस को लेकर जो ऐलान हुए हैं उनसे वो कितने संतुष्ट हैं, जो जिन योजनाओं को लेकर, बहुत सारी योजनाएं हैं हर क्षेत्र के लिए जीपी वाजपेयी जी ऐलान किया गया है, लेकिन रक्षा क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर पिछले साल से अब तक हमने देखा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पिछली बार 6 लाख करोड़ के बजट का ऐलान हुआ था जीपी वाजपेयी जी, और उसके बाद की बात करें तो इस बार बताया जा रहा था कि 20% इजाफा हो सकता है। तो अभी तक जो ऐलान हुआ है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैडम नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल 6,80,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन रक्षा बजट के लिए किया गया था।
इस बार के बजट में अभी तक ये फिगर स्पेसिफाई नहीं हुए हैं एंड फाइनल आउटप्रिंट नहीं आया है कि कितना एलोकेशन किया गया है। हाँ, ये बात आपकी पूरी तरह सही है कि सभी लोग रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 20% इजाफे की एक्सपेक्टेशन रखकर चल रहे थे। जब तक ये ब्लूप्रिंट बाहर नहीं आता, फाइनल प्रिंट्स बाहर नहीं आते हैं, तब तक इस विषय पे कहना कुछ मुश्किल होगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि रक्षा बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो उनकी पेमेंट, सैलरी, पेंशन और ऑपरेशनल कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए मैं बहुत ही बेसब्री से डिटेल्स की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि उसी से हमारी रक्षा सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन, नए इक्विपमेंट का इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड होगी। ये भी बात सभी लोगों को मालूम है कि आज के दिन हमारी वायुसेना में मात्र 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं, जबकि सैंक्शन नंबर ऑफ स्क्वाड्रन इज 42 to 43। तो इस विषय में जब तक क्लियर कट आउटले नहीं होता है, डिटेल नहीं आते हैं, तो कुछ कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल वाजपेयी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और केवल आपको ही नहीं, हम सभी को इंतजार है रक्षा बजट को लेकर, पूरी प्रक्रिया और कितने का आवंटन किया जाना है उसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के जिस दौर में हम रह रहे हैं वहां पर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार, इन सारी चीजों की बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया स्थिर है, कई सारे वॉर फ्रंट खुले हुए हैं दुनिया भर में, और भारत की पड़ोसी तो माशाल्लाह से है, आपको भी पता है। तो ऐसे में रक्षा बजट बेहद खास हो जाता है। हमारे बॉर्डर्स सिक्योर रहे, हमारी सेना सशक्त रहे, उनके पास तमाम इक्विपमेंट्स हो, हथियार सशक्त हो, ये चीजें सुनिश्चित करना बेहद अहम है, खास करके अभी के मौजूदा परिदृश्य में। ऐसे में हमें भी बिल्कुल इंतजार है कि उस दिशा में क्या कुछ होने जा रहा है। हालांकि सोचा जरूर होगा वित्त मंत्री ने और सरकार ने इस दिशा में भी, इंतजार भले ही जरा सा हमें अभी करना होगा। हमारे साथ लगातार अमिताभ जी बने हुए हैं हमारे साथ, उनका अब रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, इस बार का जो ये बजट है, इसको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक हम, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक, या फिर सिर्फ सिलिकॉन के निर्माण को लेकर जिस तरीके से कहा गया, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, केवल यहाँ तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार के बजट में बहुत कुछ खास दिखा मुझे। छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में, मतलब चीजें छोटी नहीं है, बड़ी है, लेकिन इन चीजों के बारे में आमतौर पर ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी के बीच डिस्कशन नहीं होता। ऐसा ही कुछ मुझे नजर आया जब फ्रूट्स एंड नट्स की बात हुई, जब कोकोनट की बात हुई, जब सैंडलवुड की बात हुई, जब कैश्यू की बात हुई। ये ड्राई फ्रूट्स के वो सेक्टर हैं जो हमेशा एक्सपोर्ट को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, और कहीं ना कहीं भारत में बहुत पोटेंशियल है इस दिशा में, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस बार बजट में ध्यान में रखा गया है। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि जो हमारे समाज का जो सबसे निचला तबका है, वो जिन चीज़ों को व्यापार से, कार्यों से जुड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को प्रमोशन मिलेगा, उन सबको सेल्स में, उनको बटोरने में, फूड प्रोसेसिंग में, इन सब में उन सबको हिस्सा मिलेगा, और वो सारे लोग काम कर सकेंगे और अच्छी आय अर्जित कर सकेंगे। अगर उनको विदेश का मार्केट जब मिलता है छोटे वर्ग के लोगों को, तो क्या होता है कि उनको बेहतर, उनको अपने ये मिलती है, बिक्री का पैसा मिलता है, बेहतर बिक्री का, और हर वर्ग जुड़ पाता है समृद्धि से जोड़ने का एक प्रयास है। आप देखिए, जैसे महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों के विकास की बात कर रहे हैं, 5 जो बौद्ध सर्किट वगैरह डेवलप करने की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो MSMEs के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं, इन सब से क्या हुआ कि हमारे समाज का जो सबसे निचला तबका है, उन सबको ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब सारे वर्ग जो हैं वो समृद्ध हो रहे हों, तब वो देश मजबूत होता है। और जो विकसित भारत की श्रेणी में आने के लिए वो हमारी पहली शर्त होगी कि समाज का आम नागरिक जो है वह भी समृद्ध हो, वह भी विकसित हो, तभी देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में जा पाएगा। अमिताभ जी, जब निर्मला सीतारमण ने बजट का ऐलान कर रही थी, तो उन्होंने बजट का तो ऐलान किया ही, लेकिन अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले बजट के ऐलानों के बाद से, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो ये कितना सही समझते हैं आप? हाँ, नहीं, ज़्यादा मेरे ख्याल से वो 25 करोड़ लोगों का आंकड़ा था जो बाहर निकल कर आए थे।
देखिए, हमें बहुत सिंपल छोटे छोटे से चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जिसमें क्या है ना कि जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं वो जिन लोगों के पास नहीं है वो सीधा का सीधा गरीबी के श्रेणी में चले जाते हैं। उनको कमाने का साधन अगर आप देते हैं तो वो फिर इस तरीके से आपने देखा कि सड़क, गैस, बिजली, इन पानी, घरों में पानी, हेल्थ का उनका इंतजाम किया गया। उनको छोटे छोटे जो ऋण दिए गए 10,000 से लेकर 10 लाख तक के जो ऋण दिए गए, एकदम छोटे उद्यमियों को आप देखिए, उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे उद्यमी उसकी वजह से पनपे और करोड़ों की संख्या में वो लोग काम कर रहे हैं। 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मैं पुराना डेटा दे रहा हूँ, उन लोगों ने वो लोन उठाया था, ऋण उठाया था। तो हर एक आदमी काम कर रहा है तो 1 से 2 लोगों को साथ में जोड़ता भी है। जब वो काम करता है उसका काम बढ़ने लगता है। इसी तरह महिलाओं को जब आप प्रश्रय देते हैं तो महिलाएं जो है हमारी आधी आबादी हैं और वो बिल्कुल घरों में एक तरीके से बंद सी रहती हैं। उनको जब बाहर आकर के काम करने का मौका मिलता है, लखपति दीदियाँ बनती हैं और बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ग्रामीण स्तर पे उनको स्थानीय स्तर पे काम करने का मौका दिया जाता है, तो सारा देश विकास कर रहा होता है। उस दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही बढ़िया परियोजना सी चल रही है, जिसमें एक के बाद एक मोती और ऐड होते जा रहे हैं। हर साल सरकार उन चीज़ों को बढ़ा रही है। आप देखिए कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की बातचीत हो रही है और इसके अलावा हमारा रेल, अभी देखिए 7 कॉरिडोर्स और बता रहे हैं, फास्ट रेल का कर रहे हैं। एक फ्रेट कॉरिडोर और बनने जा रहा है कलकत्ता के लिए, जो कि सेपरेट बनने जा रहा है। तो इस तरह के जो विकास कार्य है ना, वो जनता के हर एक वर्ग को जो है वो सपोर्ट करता है। बिल्कुल अमिताभ जी, और जहां महिलाओं की उत्थान की बात आ रही है, इस बार के बजट में एक खास टर्म का भी इजाफा किया गया है और इस्तेमाल किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए शी मार्च का जिक्र किया। शी मार्च, SHE, यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्च। इसमें महिलाओं को केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के दायरे से निकाल के एंटरप्रेन्योरशिप तक उनको पहुंचाने का बीड़ा भी अब सरकार उठा रही है, उस दिशा में भी देख रही है। इससे समझा जा सकता है कि महिलाओं को अब केवल रोजगार देकर सशक्त बनाने तक की भूमिका में सीमित नहीं करना चाहती सरकार। अब आपको डिसीजन मेकर भी बनना है, अब आप भी बिजनेस वुमेन हो सकती हैं और अगर आप में वो पोटेंशियल है और आप वो करना चाहती हैं तो सरकार का आपको पूरा समर्थन है। ये कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज बजट पेश करने के दौरान साफ कर दिया है। एक बार फिर से आम बजट है, आम जनता का रुख कर लेते हैं। आगरा से हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार, नरेश, हम उनके पास एक बार चल लेते हैं। नरेश, आगरा में इस बार लोगों से आप अभी बातचीत कर रहे थे, संतुष्ट वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जरा सी भी किसी के मन में कोई कसक, क्योंकि बजट है तो देखिए किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी की आशाएं उम्मीदें पूरी ना हुई हो। उसमें तमाम सारी चीजों को शामिल किया गया है, लेकिन ये सब बताया जा रहा है कि किसानों के लिए इस बार कुछ बेहतर नहीं देखने को मिला है। किसान भी हमारे साथ है, कुछ लोग उनसे बात करेंगे। ये बताइए किसानों के लिए क्या कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया है और केवल उसके जो एम्स दिए हैं 3 और क्या 20 जलमार्ग दिए हैं। उससे हमारी देश की जो जल सेना है वो काफी मजबूती मिलेगी उसको। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसका वो दिया है। के बारे में किसानों के लिए ऐसा कुछ खास ज्यादा वो नहीं है। वैसे बजट काफी सही है। इस तरीके से तमाम सारी जो बजट को लेकर के बातें कही जा रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या देश मजबूती की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा देश मजबूती की तरफ। और जितनी भी जो बजट में बातें आई हैं, जैसे ट्रामा सेंटर, सस्ती दवाइयाँ, कैंसर, और जो तो गरीब लोगों को इसमें बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बीमारी से लोग जब जूझते हैं तो पैसों की जब दवा सस्ती होती है तो उसमें जनता को आराम मिलेगा। और ट्रामा सेंटर की जैसे बात हुई है, जिले में हर में एक ट्रामा सेंटर होगा, गर्ल्स हॉस्टल भी हर उसमें बनेंगे जिले में। और कई चीजें हमने देखी हैं इसमें कि बहुत ही सरकार ने अच्छा बजट पेश किया है। रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही है सरकार ने, कैसे? आज रेल कॉरिडोर दी है सरकार ने, इसके लिए मैं सीतारमन जी से धन्यवाद देता हूँ। और इस बार का बजट बहुत बढ़िया रहा है और उन्होंने जो बीमार लोग हैं उनके लिए उन्होंने दवाई भी काफी सस्ती की है। 17 करीब दवाई सस्ती की है, कैंसर की, डायबिटीज की। तो इसके लिए मैं अपने सीतारमन जी को क्या कहना चाहोगे? बजट केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी द्वारा, जिसमें
भारत आत्मनिर्भर भारत को लेकर के ये बजट पेश किया गया है, जिसमें गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ों को सस्ता किया है, जिसमें सीएनजी और सोलर लाइट पैनल को लेकर के जो योगी जी का जो विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज करें, तो उसको वो सस्ती की गई है, बैटरी सस्ती की गई है और कपड़े सस्ते किए गए हैं, और आपका तमाम ऐसी सामग्री है जिसको गरीबों के हितों में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको सस्ता करने का निर्णय सरकार ने लिया गया। बिल्कुल नरेश, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, यानी कि जो ऐलान किए गए हैं बजट में उसको लेकर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग ना खुश हैं। जिस तरीके से एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि किसानों के लिए कुछ खास ऐलान बिल्कुल नहीं हुए हैं। मैं अभी इसी पे आना चाहती थी। बिल्कुल सही जिक्र किया आपने। उत्तर भारत के किसान हो सकता है कि थोड़े से निराश हो इस बजट से। हालांकि वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि किसानों के इनकम को बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा, लेकिन किसी खास तरीके का पैकेज या उत्तर भारत में जिस तरीके की कृषि होती है उसके उत्थान के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इस बजट में किसानों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और किस तरीके से नारियल, सैंडलवुड, कोको, कैश्यू, आमंड, वॉलनट, इन चीजों के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए, इनके किसानों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर सरकार का फोकस है। और इसके साथ ही आयुर्विज्ञान में आयुर्वेद से जुड़े हुए हर्ब्स के उत्पादन को भी किसानों को उस तरफ कैसे इससे भी एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती बिल्कुल मिलती है। जो ऐलान किए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उससे भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। हालांकि इसके अलावा जो किसान और भी उम्मीदें करते हैं उस हिसाब से शायद ऐलान नहीं हो पाए हो। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद की बात कर ले तो फिरोजाबाद में कैसी हलचल देख पा रहे हैं आप बजट को लेकर? माधुरी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से मेरे पीछे लोग देख रहे हैं कि सुबह जैसे ही 11 बजे से अनाउंसमेंट हुआ कि बजट से सौन आया, वैसे ही सभी की निगाहों पे टीवी चढ़ा हुआ था। टीवी देखते देखते वो फिर अभी हम लोगों का खत्म हुआ, उसके बाद सारे लोग यहाँ पर आए और जिस तरह से वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, एक अपने आप में बहुत अद्भुत है। और दूसरी बात यह है, कुछ लोगों के मन का काम हुआ तो किसी के मन का काम नहीं हुआ, मगर सबसे ज्यादा अच्छा जो काम हुआ वो गरीबी को देख के गरीबी दूर करने वाला एक आम बजट था। और जिस तरह से प्रयास किया गया है अच्छा बजट देने के लिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का ये बजट पेश हुआ है। हमारे साथ में गिलास कारोबारी, हम लैंप के कारोबारी खड़े हुए, इनसे बात करेंगे। जयशंकर गुप्ता जी, जिस तरह से जो बजट आया है वो किस तरह आप उससे संतुष्ट है? बजट जो नवा बजट पेश किया है काफी जो है देश के हित में है और इसमें देश में काफी प्रोग्रेस के लिए सहयोग मिलेगा। मगर हम लोग गिलास के कारोबारी हैं तो हम लोग काफी उम्मीदें लगी हुई थी कि जीएसटी में थोड़ा सा जो है कुछ चेंजिंग होगी, तो वो हम लोग को थोड़ी सी निराशा लग रही है। जैसा जीएसटी का स्लैब 18% चल रहा है हम लोग को ग्लास आइटम पर, एलईडी आइटम पर, तो हम लोग उम्मीद इस बार जो है शायद 5%, 5 ही दोबारा तो होगा ही होगा। मतलब निर्यात करने के लिए आपको जो हवाई जहाज की जो टिकटें हैं वो सस्ती कर दी गई हैं, उनसे हाँ कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसको जो है 7 हाईस्पीड आप जानते हैं, दूसरे भी हमारे साथ में। तो भाई आप क्या करते हैं, क्या किस तरह काम करते हैं? आप ग्लास का काम करते हैं, किस तरह की आपको देख रहे हैं आप ये बजट पेश हुआ है? बजट अच्छा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चीजें हैं तो हमारा मेन है ना ये जीएसटी का। जीएसटी क्या होता है कि खरीदार आगे से देता नहीं है, जीएसटी का ये प्रॉब्लम है। जीएसटी का प्रॉब्लम है। मैम आप एजुकेशन से भी है और जिस तरह से हम देखते रहते हैं कि बजट आया है और महिलाओं की बात की जा रही है, तो महिला सशक्तिकरण की बात की होती है, तो किस तरह से आप देख रही है इस बजट को? मैं बजट का स्वागत करती हूँ, पर जो गर्ल रोजगार की बात की गई है बहुत अच्छा है और उसको स्वागत भी करते हैं। पर हम लोग एक सरकारी कर्मचारी भी है और सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि हमें टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत दी जाए, तो इस बजट में उसका थोड़ी भी उम्मीद नहीं दी है हमें। और एक महिला होने के नाते जब महिला की सुबह से हमारा दिनचर्या प्रारंभ होती है तो रसोई से होती है। तो कुल मिलाकर फिरोजाबाद में माधुरी जो हालात है जनता के, कहीं ना कहीं बजट से संतुष्टि भी है, लेकिन थोड़ा और की आह भी निकल रही है। वही होता है ना, जैसे पिछली बार 12 लाख तक की इनकम में टैक्स फ्री किया गया, उसके बाद लग रहा है कि
अब भी दिल को और चाहिए, यानी और दिल चाहिए, मांगे ये मोर। दिल मांगे मोर। बिल्कुल बिल्कुल यही वाले हालात बनते हुए फिरोजाबाद में नजर आ रहे हैं। अमिताभ जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से सबकी चाहत ये होती है। आप देखिए, ये व्यक्ति की एक सामान्य ये है ना, अभी जैसे आपको याद होगा बाजार में 25 रुपए किलो कुछ दिनों पहले आलू बिक रहा था, अब 10 रुपए किलो आ गया है, तो भी लोग पूछते हैं क्या 8 रुपए किलो मिल जाएगा। तो आदमी की चाहत बढ़ती जाती है और ये बहुत अच्छी बात है। जब आपके अंदर चाहत होती है तो आप और बेहतर करने को प्रेरित भी होते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सरकार को भी आप बाध्य कर रहे होते हैं कि हमें और बेहतर चाहिए आपसे, आप जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन हम इससे और ज़्यादा चाहते हैं। बिल्कुल। और अब धीरज कुमार जी का रुख कर लेते हैं, आईटी विशेषज्ञ हैं और कंप्यूटर साइंस के जानकार हैं, इनका रुख कर लेते हैं। धीरज जी, एआई मिशन के तहत नेशनल क्वांटम फंड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और इसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के इस बजट में बहुत कुछ खास रखा गया है, जिसमें भारत में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार दरवाजे खोल रही है, इसका जिक्र किया गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम का जिक्र किया गया। इन तमाम चीजों के स्कीम्स जो आए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये भारत के उत्थान में कितनी भूमिका निभा सकते हैं और मौजूदा परिदृश्य में भारत को इसकी कितनी जरूरत है, जिसका ध्यान रखा है वित्त मंत्री ने? देखिए, एक तो एजुकेशन में जो रिफॉर्म करने की जो बात कही है, तो उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल आज की डेट में दिखाई देता है। और एजुकेशन सेक्टर से भी एआई को बार बार जोड़ने की बात हो रही है और बजट में एआई मिशन को लेके बहुत ज़्यादा उस पर फोकस भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेम को लेकर चलें और एआई को अगर हम एजुकेशन सिस्टम से जोड़ते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का ग्रोथ होगा, एज वेल जो सेमीकंडक्टर मिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो लोग कोडिंग में भी एक्सपर्ट बनेंगे। क्योंकि मैं कई सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो काम पहले 20 दिन लगा के एक बच्चा किया करता था कोडिंग वगैरह, आज वो कोडिंग 20 दिन का काम वो 2 घंटे में अपना एआई के थ्रू कर देता है। तो एआई के जुड़ने से डेफिनेटली जो एजुकेशन सेक्टर में एज वेल एज डेवलपमेंट सेक्टर में इसका एक बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। एंड सेमीकंडक्टर में भी अगर देखा, धीरज जी, क्योंकि एआई का जिक्र किया है और एआई के लिए बड़ा ऐलान भी हुआ है, निवेश को लेकर भी कई सारे ऐलान हुए हैं, लेकिन अगर हम एआई सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं, एजुकेशन सिस्टम को तो यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा ही, लोग कोडिंग सीखेंगे, बच्चे जो हैं वो कोडिंग सीखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे एजुकेशन में। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि एआई पर ज़्यादा फोकस करने से जो इंसानी ज़रूरत है वो कम हो जाएगी, यानी कि लोगों की नौकरियों पर खतरा है। तो ये कितनी हद तक सही, कितनी हद तक गलत? देखिए, बात तो नौकरी पर खतरा तो बहुत ज्यादा नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स अब एआई ट्रेंड हो रहा है। तो हर स्टूडेंट्स अगर एआई ट्रेंड हो रहा है तो नौकरी पे खतरा है तो उतना ही अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, और इवन अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ रही हैं और खतरा कम बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म में इसका मेमोरी पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है कि जैसे कि एक समय था जब मोबाइल नहीं था तो हमें 100, 200, 500 नंबर याद होते थे। माँ कहती थी कि भाई मामा का नंबर बता दे, तो ऐसे ही बता दिया करते थे। लेकिन आगे चल के जैसे एआई है तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, यानी साइमोसर जो डिसीजेज होती हैं, जो उस तरह का जो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हो सकता है कि इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन में एआई जोड़ने से फायदा होगा और एज वेल इससे रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल। अमिताभ जी इस पर काफी मुस्कुराए। अमिताभ जी, नहीं, देखिए, जब कंप्यूटर आने की बात हो रही थी ना, तो लोगों को लग रहा था कि कंप्यूटर आने से मार्केट से रोजगार खत्म हो जाएंगे, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि कंप्यूटर आने से और बढ़ गया और बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी मिला और एक नई फील्ड की तरफ देश का विकास बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि वो रुका हुआ था। तो उसी तरीके से एआई के आने से क्या होगा ना कि देखिए, ऑप्शंस हमारे पास बहुत बढ़ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे काम है जिनको करने की जरूरत है। और हमारे देश में तो अभी विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ कृषि के विकास पे, फूड प्रोसेसिंग के विकास पे, पर्यटन के विकास पे, मेडिकल टूरिज्म के विकास पे और जो तीर्थ यात्रा के विकास पे जैसे सरकार काम कर रही है। ये सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें सभी कैटेगरी के लोगों को काम मिलता है। एक सामान्य छोटा वो मिर्च बेचने, हलवा बेचने वाले से लेकर के होटल चलाने वाले,
हवाई जहाज चलाने वाले, सबके लिए वहाँ काम के ऑप्शंस बनते हैं। तो हमारे देश में अब थोड़ा सा हमें भारतीय सनातन पद्धति की तरफ चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे मंदिर को कहा जाता था क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है, लेकिन पता चलता है कि मंदिर अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था है। यानी कि एआई सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो आने वाले समय में बढ़ावा ही उससे मिलेगा। ये नहीं माधुरी, हालांकि यहाँ पर जरूरत हो जाएगी एआई स्किल बेस्ड युवाओं की, एआई को हैंडल करने के लिए सक्षम युवाओं की, एक खास तरीके की ट्रेनिंग की और उस लेवल के एजुकेशन की। और जब वो मिलता जाएगा तो निश्चित, बिल्कुल जैसे कि ठीक कहा अभी अमिताभ सर ने जैसे जिक्र किया कि जैसे कंप्यूटर आया था, बहुत लोगों को चलाना नहीं आता था, आजकल बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेलते नजर आ जाते हैं। तो एआई का भी बिल्कुल वैसा ही है, ऑप्शंस बड़े ही हैं, ऑप्शंस बड़े ही हैं। बिल्कुल इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर आपको अपनी निर्भरता रखने में कोई हानि नहीं है, लेकिन हाँ, निर्भरता कितनी रखनी है इसका जरूर ख्याल और खास बात शिवानी यहाँ पर ये भी है कि सरकार को पता है कि स्किल्स पर कितना फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल। और माधुरी, अब झांसी चल लेते हैं, वहां से हेमंत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो भी बताएंगे कि झांसी में आम बजट से लोग कितने संतुष्ट हैं। हेमंत जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही झांसी का जो आमजन है, व्यापारी हो या जो भी भारत का नागरिक झांसी का है, वह इस बात को लेकर तैयार था कि 11 बजे उसे कहीं ना कहीं सरकार से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी चर्चा थी कि क्या ये चुनावी बजट होगा। 11 बजे बजट की घोषणा होती है, निर्मला सीतारमण आम जनमानस का बजट पेश करती हैं और उसके बाद ये चर्चा का विषय बन जाता है। झांसी में हमारे साथ तमाम लोग हैं, मैं आपको बता दूं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर उनकी राय क्या है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोनू शिवहरे है। मोनू जी, आम बजट पेश हो गया है, आम जन का बजट है क्या ये बिल्कुल आम जन का बजट है। माननीय मोदी जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अमेरिका लगातार जो टैरिफ पे टैरिफ भारत पर लगा रहा है, उसको देखते हुए एक जवाब है ये बजट। तो आम गरीबों के लिए जैसे कैंसर की दवाइयाँ सस्ती करी जा रही हैं, और यहीं किसानों के लिए भी देखते हुए नए मेडिकल कॉलेज भी है, ट्रामा सेंटर भी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो माननीय मोदी जी ने और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। मोनू जी, ये आम जनमानस का फिर हम इसको बजट कहें या ट्रम्प को जवाब कहें मोदी का? यहाँ जो आम जनमानस का जो बजट है, ये ट्रम्प को सीधा जवाब है। जो ये लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं मोदी जी कि हम इस चीजों से घबराने वाले नहीं। टैरिफ का जवाब लोग बता रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत पटौदी है। ये बजट आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो रोजों की रोज लेने वाली चीज होती है, दवाई एवं चिकित्सा या और भी चीजें हैं जो इसमें सस्ती हुई है, जैसे कि कपड़े या जूते जो भी हैं, वो आम जनता के लिए तो है। इसलिए बढ़िया बजट है और सब कुछ सब बढ़िया है। और हमारे साथ लोग हैं, इस बार जो स्लैब है आयकर का, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ सिर्फ अब जुर्माना लगाया जाएगा, अगर आपके पास आय से अधिक संपत्ति का मामला आता है तो सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, उसके ऊपर सजा का प्रावधान खत्म कर दिया है। कैसे देखते हैं बजट को? नाम क्या है जी आपका? नहीं, टैक्स में उन्होंने इस समय भी 12 लाख तक का उन्होंने प्रावधान लाया है, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। और लोगों को सुविधा देनी है जिससे लोग टैक्स भर पाएं। और जुर्माना लगाने से क्या है कि लोग थोड़ा सा डरने लगे थे, उससे उसको थोड़ा कम करके जुर्माना तो है, सजा खत्म कर दी। हाँ सॉरी, सजा खत्म कर दी। सजा से लोग डरने लगे थे, तो थोड़ा सा लोगों को राहत दी है और इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है सरकार द्वारा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय में टैक्स भरे। और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। इसमें चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो। बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो लोग निगाहें टिकाए हुए बैठे थे कि क्या कुछ ऐलान होने वाला है, और साफ साफ प्रतिक्रियाओं में नजर आ रहा है। अमिताभ जी, आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं कि बजट को लेकर नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिस तरीके से एक एक सेगमेंट पे इस बजट ने अपनी बात रखी है, और विशेष रूप से युवाओं में रोजगार जनरेशन के लिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई है, जिस तरीके से हमारे कल्चरल हेरिटेज के ऊपर उसको सजोने, उसको बहुत ही सुंदर
टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने की बात यहाँ की गई है, वो भी बहुत ही शानदार था। खेलो इंडिया मिशन पे नरेंद्र मोदी सरकार के विज़न को भी ये बजट दर्शाता है। और विदेशों में जिस तरीके से ये बात कही गई कि आपको यदि एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए जाना है, उसमें जो रिबेट्स मिली हैं वो भी बहुत ही शानदार है। आपदा प्रबंधन पे जो अनुदान शहरों को मिलेगा, उसमें भी दिल्ली को मुझे लगता है बहुत उम्मीदें हमें हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा 3 कर्तव्य के बारे में बताया, 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया, कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। तो बजट पेश हो गया है। पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सुन रहे थे आप, जहां बीजेपी और गठबंधन के नेता इस बजट से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी इस बजट की आलोचना कर रहा है। हालांकि आलोचना का आधार क्या है, किस आधार पर यह आलोचना किया जा रहा है, इसमें जरा सा संशय है, क्योंकि सब्सटैंशियल कुछ नजर नहीं आया अखिलेश यादव के बयान में बजट के बाद। हालांकि बजट पेश होने से पहले जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब जल और वायु के स्वच्छता को लेकर सरकार पर बरसते हुए जरूर दिखाई दिए। और हम आने वाले थे अमिताभ सर आपके पास, आपकी वो प्रतिक्रिया के लिए कि ये बजट, आम जनता की बजट इसको कहें या देश का बजट कहें। और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सुन के भी आप मुस्कुरा रहे थे। मैं जानना चाहूंगी क्या सोच रहे हैं आप। अभी देखिए कितना मजेदार है ना, मैंने आपको बताया ना कि नेताओं के पास आलोचना का कोई आधार नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब ये कहने का मतलब है, जब ये कह रहे हैं अखिलेश जी कि आम जनता के समझ में नहीं आएगा, मेरा कहना कि नेता की समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, क्या करें। आम जनता की समझ में तो आ रहा है, जब सरकार व्यापार के विकास की बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही है, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की बात कर रही है, महिलाओं को रोजगार के लिए साधन देने की बात कर रही है, रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने के लिए बात कर रही है, नारियल काजू के बागीचे बढ़ाने के लिए बात कर रही है, मछली पालन, पशुपालन पर जोर देने के लिए बात कर रही है, धर्मस्थानों का विकास, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। किनके लिए है? ये आम जनता के लिए ही है। आम जनता के लिए है। एक बात और बता दूं, इस बजट का जो सबसे बड़ा ये है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो फ्री बीज जो बांटने की, मुफ्त देने की चीजें होती है ना, नेताओं की उम्मीद वो होती है कि वैसा कुछ करें तो हम आलोचना या उसका प्रशंसा करें। प्रशंसा तो खैर करेंगे नहीं, लेकिन हम इस तथ्य को अब देख रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चे को मछली पकड़ करके मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। तो सरकार साधन दे रही है, व्यवस्था दे रही है, सिस्टम बना रही है कि आप
काम करो और लेकिन काम विपक्ष को करके कुछ ना कमाओ। कुछ चाहिए। अमिताभ जी, विपक्ष इससे- को कुछ ना कुछ चाहिए, बिल्कुल। तारीफ तो और कर ही नहीं सकती माधुरी, है यहाँ पे सरकार मैं की। एक और चीज कहूंगी, ये जो फ्री बीज वाली बात कही है सर ने, ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि फ्री बीज का मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर चाहिए होता है कि ये आपको फ्री नहीं किया, ये आपको फ्री नहीं किया, और ये कहीं ना कहीं एक टूल बनता है आम जनता में भी भ्रामकता फैलाने के लिए। हालांकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और यही विडंबना भी, कि विपक्ष कहीं ना कहीं हमेशा दूसरे ठोर को, मैं कहूंगी दूसरे ओर को एकदम कस के पकड़ के रखना और रस्सी को खींचना, यही खूबसूरती है, यही विडंबना भी है। हालांकि ठीक है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए नेटवर्क 10 पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।